नमस्कार साथियों। मनु की राजनीतिक दर्शन की श्रृंखला में आज हम राज्य उत्पत्ति के सप्तांग सिद्धांत को या राज्य के सप्तांग सिद्धांत को समझेंगे। व्हाट इज द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मानव धर्म शास्त्र में सप्तांग सिद्धांत क्या है। साथियों, पूर्व व्याख्यान में हमने देखा कि राज्य या राजा को ईश्वर ने बनाया है। सभी इस राज्य या राजा के मुख्य भाग होते हैं। जैसे मानव शरीर में बहुत से अंग होते हैं, उनमें से 7 महत्वपूर्ण अंगों को इन्होंने ईश्वर रूपी राजा के शरीर के 7 महत्वपूर्ण अंग माने हैं। जिन अंगों की तुलना राज्य के अंगों से की गई है, वो बहुत से अंगों के नहीं, 7 अंगों के समूह को मिलाकर राज्य का शरीर बनता है। इसे ही सप्तांग कहते हैं। अगर संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य की हम बात करें, जिस लैंग्वेज में ये साहित्य लिखा गया है, तो यहाँ मनु कहना चाहते हैं कि सप्त प्लस अंग, सप्त और अंग, इसका मतलब है 7 अंगों वाला सप्तांग। संधि विग्रह और संधि करने पर सप्त प्लस अंग सप्तांग। 7 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वामी या राजा, जिसको कहा जाता है किंग, जो राज्य का ओनर होता है। नंबर 2 अमात्य, जिसकी तुलना आंखों से की गई है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अमात्य। नंबर 3 है पुर, दुर्ग, किला या परकोटा। नंबर 4 है राष्ट्र, राज्य जिसको आप कहते हैं, देश कह सकते हैं, कोश। नंबर 6 है मित्र और नंबर 7 है दंड, मस्तिष्क। स्वामी, अमात्य, पुर, देश या राष्ट्र, कोश, मित्र और दंड, ये 7 अंग हैं। इन 7 अंगों की मानव के शरीर के 7 अंगों के बराबर कंपैरिजन किया गया। नंबर 1 स्वामी या राजा की तुलना सिर से की गई है। अमात्यों की तुलना आंखों से की गई है। पुर या दुर्ग या किला परकोटे की तुलना पैरों से की गई है। राष्ट्र की तुलना जंघाओं से की गई है। कोश की तुलना मुख से की गई है। मित्र की तुलना सुहृद या कान से की गई है। और दंड की तुलना मस्तिष्क से की गई है, सेना की तुलना। 7 अंगों का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1 स्वामी, जिसे राजा कहा जाता है, वह सबसे ऊपर स्थित है, पूरे हेड की बात है, सुप्रीम है, टॉप की बात है, इसलिए वह सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, ईश्वर का बेटा है, मालिक है, सब कुछ उसी का है, उससे अलग कुछ नहीं है। अगर इन 6 अंगों को स्वामी से अलग कर दिया जाए, इन 6 अंगों का कोई महत्व नहीं है। उन 6 अंगों का महत्व इसलिए है क्योंकि वो सिर के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक राज्य रूपी शरीर के साथ, ईश्वर रूपी राजा रूपी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर से भिन्न अंगों का कोई महत्व, इसे ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहा, आंगिक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अंगों वाला सिद्धांत, राज्य के अंगों वाले सिद्धांत का समर्थन प्लेटो ने भी ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थन किया है। तो स्वामी केंद्र होता है, कर्ता धर्ता होता है, सब कुछ वही है, उसी से राज्य संचालित होता है। सिर नहीं होगा तो आप भी सोच सकते, बिना सिर का व्यक्ति हॉब्स के लेवियाथन जैसा होगा। अमात्य, संस्कृत भाषा में शब्द का प्रयोग किया गया। अमात्यों का मतलब होता है मंत्री, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से कहा जाता है। आईज ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है, राज्य की आंखें। राजा अकेला ईश्वर का अवतार तो है, लेकिन यहां फिर विरोधाभास है कि वह खुद शासन नहीं कर सकता अकेला, इसलिए उसे लोगों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, वो मंत्री होते हैं। 3 मंत्रियों की बात कही है। त्रिवेदज्ञ होने चाहिए, केवल ब्राह्मण वर्ण से होने चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की ज्ञाता होने चाहिए। अथर्ववेद को छोड़ सकते हैं, नवीन वेद है, चौथा वेद है, 3 वेदों का ज्ञाता त्रिवेदज्ञ कहलाता है। केवल द्विज हो सकते, शूद्र नहीं हो सकते। वो सब मिलकर राज्य व्यवस्था का संचालन करते हैं, राजा को सलाह देते हैं, मंत्रणा करते हैं। अंतिम निर्णय राजा करता है, जैसे आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद एग्जेक्ट
राजा और राजा की मंत्रिपरिषद। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है पुर, जिसे दुर्ग, किला, प्रकोटा कह सकते हैं। मनु ने अनेक प्रकार के दुर्गों का विवेचन किया है, जिसमें धानवन दुर्ग मरुस्थल का दुर्ग है, जिसमें वन दुर्ग है, फॉरेस्ट जिसको आप कहते हो, फॉरेस्ट फोर्ट जिसको आप कह सकते हो, जंगल फोर्ट आप कह सकते हो, हिल फोर्ट है, गिरी दुर्ग है, पहाड़ों वाला दुर्ग है, माही दुर्ग है, जल दुर्ग है, पानी में रहने वाला, पानी में जो स्थित है वो जल दुर्ग है। ऐसे अलग अलग दुर्ग हैं। सबसे सुरक्षित स्थान पहाड़ी दुर्ग को बताया गया है, गिरी दुर्ग को बताया गया है। ऊंचे स्थान पर राजा बैठा है ईश्वर की तरह, पहाड़ की चोटी के ऊपर, प्राकृतिक सुरक्षा के कारण से। ऐसे तमाम तरह के आप राजस्थान के अगर आमेर फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, तमाम तरह के आप किले देखोगे ऐसे, वो सब ऊंचे पहाड़ों पर बनाए गए हैं। इसलिए क्योंकि वो मनुस्मृति के इस राजतंत्र को अभी भी अभिलक्षित करते हैं। राजा सुरक्षित स्थान पर, राजा बचना चाहिए, जनता बच जाए, राजा ईश्वर का बेटा, फिर भी राजा को मृत्यु का खतरा है, उसे मरना पड़ता है, और वह इसलिए सुरक्षित स्थान पर रहे। उसकी तुलना राज्य के पैरों से की, अगर पैर कट जाएंगे तो धड़ाम से व्यक्ति गिर जाएगा। तो राज्य के अगर राजा को ही मार दोगे तो राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र, जिसे देश कहा गया है। आज की तरह राष्ट्र नहीं है, कंट्री है, वो नेशन स्टेट नहीं है। स्टेट के लिए चार एलिमेंट्स होने चाहिए। सरकार होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए। राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट बहुत बाद का कंसेप्ट है, यूरोप से उदित हुआ है। नेशन और नेशनलिज्म का कंसेप्ट 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में पहली बार यूज किया गया, और 17वीं शताब्दी में फ्रांस के धार्मिक युद्धों से ये आगे बढ़कर अस्तित्व में आया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद संप्रभु राज्यों की बात दुनिया में पहली बार सामने आई। इससे पहले संप्रभु राज्यों का कोई जिक्र नहीं था, राष्ट्र राज्यों की कोई बात नहीं थी। अलग अलग भारत में महाजनपद रियासतें हुआ करती थी, क्षेत्र हुआ करते थे, राजाओं के रजवाड़े हुआ करते थे। तो राष्ट्र की तुलना जंगहों से की कि जो सबसे मजबूत है। राष्ट्र के लोग, अगर लोग नहीं होंगे, पीपुल नहीं होंगी, तो कैसे वो आप संचालित करोगे। तो पैर और जो जंगाएं हैं वो राष्ट्र के लोगों का, राज्य की राजधानी का, कैपिटल का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा की राजधानी और राजधानी में राजा के लोग, ये राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। पांचवा अंग है कोष, जिसे राजा का वित्त फंड कह सकते हो, राजकोष कह सकते हो, जिसकी तुलना मुख की तरह की गई। आवश्यकता होने पर बोलो, आवश्यकता नहीं तो चुप रहो, सुनो केवल। इसीलिए अनेक हिंदी साहित्य में कहा गया है, तोल मोल के बोलने वाली बात कही है, वाणी को शिथिलता की बात कही गई है, आराम से अहिंसा की बात कही गई है। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई, औरों को शीतल लगे खुद भी शीतल होई। इसका मतलब है कि राजकोष में अगर कुछ नहीं है तो भी राज्य को बताना नहीं है, जनता को बताना नहीं, खजाना खाली हो गया। जैसी मॉडर्न डेमोक्रेसी में सरकारें कहती रहती है ऋण है, खजाना खाली हो गया, पैसा नहीं है, राजकोष पर व्यय बढ़ गया। ये सब सब झूठी बातें हैं कहने की। केवल ये रूलर की पॉलिसी होती है, वह ब्रिटिशर की पॉलिसी नहीं है। डिवाइड एंड रूल, जब कोई भी रूल करना चाहता है तो उस रूलर को इस सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा कि वह जनता को डिवाइड करे और फिर रूल करे। चाहे वह वर्तमान सरकार हो, राजतंत्र की सरकार हो, ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार हो, अपने लोगों को बांटो, लड़ाओ, झगड़े कराओ और शांति कराओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। यही शासन करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। पिछड़े हुए देशों में, राजतंत्रात्मक देशों में, या वहां जहां पर राजा शासन करना ज्यादा चाहता, कुर्सी से बहुत प्रेम करता है, एक बार पद मिल गया उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वो मरना भी उस कुर्सी के ऊपर ही चाहता है कि जिस कुर्सी पर वो बैठा उसी पर उसका प्राण निकल जाए, वो ये चाहता है। उन राज्यों की ऐसी दुर्दशा है, पिछड़े हुए विकासशील देश हैं, कहने को वो नंबर 1 पर हैं, लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, फ्रेश होने जाने के लिए शौचालय नहीं है, स्कूल नहीं है उनके पास, और वो बात करते हैं विकास की और डेवलपमेंट की और एक नंबर पर ले जाने की, विश्व गुरु बनाने की। उनके पास पैसे हैं मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, स्टेचू बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं है रोजगार देने के लिए, पैसे नहीं है रोटी देने के लिए, पैसे नहीं है काम देने के लिए, पैसे नहीं है सड़क बनाने के लिए, पैसे नहीं है स्कूल बनाने के लिए। उन सबको बेचने में लगी हुई है।
इसका मतलब है कि राजधर्म का उल्लंघन हो रहा है, तो राजकोष को जनरेट करने में लगे हुए हैं कि बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाकर उसका किया क्या जाए, जनता के हित में काम किया जाए या अपने हित में काम किया जाए। छठवां महत्वपूर्ण अंग है मित्र कान। इसकी तुलना कान से सुहद से की गई है कि व्यक्ति सुने और सुनने के बाद, जिसको कहते हैं आंखों देखी और कानों सुनी, सुने देखे उसके बाद विवेक शक्ति का इस्तेमाल करे, तार्किकता का इस्तेमाल करे, फिर उसको किसी को कहे। ऐसा नहीं वो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कि जो कहा उसका अर्थ ही बदल जाए। जैसी कहानी आपने सुनी होगी कि एक पुरुष महोदय आते हैं, दर्जी को कहते हैं कि 4 इंच पाजामा को छोटा कर देना, फिर उसकी घरवाली आती है, 4 इंच पाजामा छोटा कर देना, फिर उसका बेटा आता है, 4 इंच पाजामा छोटा कर देना, फिर उसकी बेटी आती है, 4 इंच पाजामा छोटा कर देना, उसके पिताजी आते हैं, 4 इंच पाजामा छोटा कर देना, और उसकी माँ आती है कि पाजामा 4 इंच छोटा कर देना, और अंततः दर्जी ऐसा करता गया। पता चला कि लास्ट में पाजामा बचा ही नहीं है। तो ये कानों की बात है, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, किसी कही बात पर विश्वास तुरंत नहीं कर लेना चाहिए, अखबार में लिख दिया आपको मान नहीं लेना चाहिए, किसी ने बता दिया आपको स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। जब तक आंखों से देखो और कानों से सुनो, उसके बाद एम एन राय के कंसेप्ट में रैशनलिटी का, बुद्धि का, विवेक का, मत का उपयोग करें, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप निर्णय लें। किसी के कह देने से, भावना में आने से निर्णय नहीं करें, उस पर विचार करें, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। और अगर विवेक, बुद्धि और तर्क पर विचार नहीं करें तो वही दुर्दशा होती है जो ईसाई साम्राज्य ने लगभग 1500 सालों तक धर्म, ईसाई धर्म के नाम पर अज्ञान का पर्दा डाल रखा था और शोषण कर रहा था। अभी भी अलग अलग रिलीजन इस रिलीजन का नाम लेकर मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, स्तूपों का और तमाम तरह के ऐसे गिरजाघरों का नाम लेकर लोगों पर शासन करते हैं। वो असली लुटेरे हैं, वो मित्र नहीं, वो दुश्मन हैं। तो मनु भी यहाँ कहता है कि राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि मित्रता बढ़ाए, शत्रुता को कम से कम करे, ताकि हिंसा और युद्ध का सामना नहीं करना पड़े। मित्रों के नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए। मित्र कौन है? जो हमेशा आपका हित चाहता है वही मित्र है। ऐसे नहीं, कुलदीप नेर के शब्दों में पाकिस्तान और भारत दूरस्थ पड़ोसी और मित्र हैं। मंडल थ्योरी के अनुसार नेचुरल एनिमी की बात कही गई। सातवां जो अंग है वो दंड है, मस्तिष्क है, जिसे सेना कहा जाता है, आर्मी का जिसको कहते हैं। मस्तिष्क से तुलना इसलिए की गई है कि आर्मी सेना कमांड को मानती है, हालांकि यहाँ सेनाओं का मतलब राजा की सेना से है जो राज्य की सुरक्षा करती है। आज भी जब हम सेना की बात करते हैं तो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैन्य बल हैं, पुलिस हैं, होम गार्ड है, ये सेनाएं हैं। परंतु रियल में भारत में दूसरी सेनाएं हैं जो सेनाएं नहीं, सेना के नाम पर सेनाएं हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे सेनाएं बनी हुई हैं। इंसानियत कहाँ है, मानवता कहाँ है, धर्म कहाँ है। विप्र सेना बनी हुई है, ब्राह्मण सेना बनी हुई है, तेजा सेना बनी हुई है, मीन सेना बनी हुई है, क्षत्रिय सेना बनी हुई है, कायस्थ सेना बनी हुई है। अगर ये सेनाएं देश की सुरक्षा कर सकती हैं तो इनको बॉर्डर पर चले जाना चाहिए, वहां गोलियां खानी चाहिए, शहीद होना चाहिए, तब देश की सुरक्षा हो। सेना वो है, मस्तिष्क वो है जो राज्य के कमांड से अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, प्राण लेने के लिए नहीं। पहली कैटेगरी की जो सेनाएं देश की सीमाओं पर हैं, देश में इंटरनल फोर्स और पुलिस के रूप में कार्य कर रही हैं, वो सच्ची सेनाएं हैं। उनका मतलब होता है सेना और दंड। और जो दूसरी तथाकथित सेनाएं बनी हुई हैं वो दुश्मन हैं भारत राष्ट्र की, वो पिछड़ेपन के कारण हैं, वो उस सेना के भी दुश्मन हैं। सेना का काम सुरक्षा करना, तो आपको सुरक्षा वो सेनाएं दे रही हैं या आपने जो सेना बना रखी वो सेना आपको सुरक्षा दे रही है? विचार आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, तर्क आपको करना है, प्रश्न आपको करना है, सोचना आपको है। कंसेप्ट विथ फैक्ट मैंने आपको ये बात बताई है, विथ रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेज, रीजन्स, एथनिसिटीज।
एटसेट्रा। ये है मनुस्मृति का सप्तांग सिद्धांत, 7 अंगों वाला राज्य। थैंक यू सो मच।